आप किसी कोस्टल सिटी में अपने घर के अंदर रेस्ट कर रहे हो, तभी अचानक सुनामी से सब कुछ तहस नहस हो जाए। कुछ पल पहले जहां बड़ा सा शहर, मार्केट, चलते फिरते लोग नजर आ रहे थे, वह समुद्र में मिल जाए तो क्या होगा? यकीन मानिए कि नजारा बेहद भयानक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। वेल, यह किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जो कभी भी हो सकती है। दरअसल कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ और धरती दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्या है ये नेचुरल थ्रेट्स, जानेंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं धरती पर 4 ऐसे नेचुरल डिजास्टर की जो अभी आने बाकी हैं। ये दुनिया को तबाह करने की पूरी ताकत रखते हैं। साइंटिस्ट तक इसे देखकर शॉक्ड एंड ट्रबल्ड में है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इन नेचुरल डिजास्टर का आना कन्फर्म है। हालांकि ये आएंगे कब यह कोई नहीं कह सकता। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे ग्लेशियर की। डूम्सडे ग्लेशियर की बात की जाए तो इसका असली नाम थ्वेट्स ग्लेशियर है, मगर जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इसे डूम्सडे ग्लेशियर आखिर क्यों कहा जाता है। वैसे यह सच किसी से छुपा नहीं है कि दिन ब दिन समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो इंसानों के लिए आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन यह लगातार बढ़ता लेवल आने वाले समय में इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा होगा और हमारे पास कितना वक्त बचा है, यह सब डूम्सडे ग्लेशियर पर डिपेंड करता है। क्योंकि इससे जो तूफान आएगा उसे संभालना किसी के वश में नहीं है। फिर भले ही हमारे पास कितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, भले ही हम मंगल तक पहुंच गए हों, मगर इस तूफान का फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ना इसे रोका जा सकता है और न ही इससे बचा जा सकता है। हाँ, कुछ सावधानी जरूर बरती जा सकती है। इस ग्लेशियर की बात की जाए तो ये ग्लेशियर एंटार्कटिका के वेस्ट में है। इसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जितनी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की है, यह उससे भी ज्यादा बड़ा है। डूम्सडे ग्लेशियर या थ्वेट्स ग्लेशियर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के आकार का है। इसका क्षेत्रफल लगभग 74,100 वर्ग मील यानी 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बना देता है। इसके अंदर 318 मुंबई जैसे शहर फिट हो सकते हैं, मगर इस पर मुसीबतें बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह पूरी एंटार्कटिका के मुकाबले सबसे तेजी से पिघल रहा है। इसका पिघलना एक नए खतरे का संकेत दे रहा है, क्योंकि अभी तक समुद्र के लेवल में 4% का इंक्रीज इसी ग्लेशियर की वजह से हुआ है। मगर सबसे खतरनाक चीज इसकी लोकेशन है, क्योंकि यह ग्लेशियर पूरे वेस्ट एंटार्कटिका की आइस शीट का यूं तो एक छोटा सा हिस्सा है, मगर इसके पिघलने से यह पूरी आइस शीट ही पिघल जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। इस ग्लेशियर को इसलिए इतना खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसके पिघलने से पूरी शीट के पिघलने का खतरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले साल में समुद्र का लेवल 3 मीटर या 10 फीट तक बढ़ सकता है। क्योंकि यह ग्लेशियर वेस्ट एंटार्कटिका आइस शीट के ठीक बीच में है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ग्लेशियर का बचा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वेस्ट एंटार्कटिका की आइस शीट इसी ग्लेशियर पर टिकी हुई है, और अगर इस ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोका गया तो यह पूरे वेस्ट एंटार्कटिका को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से समुद्र के तटों पर मौजूद शहर रातों रात धराशायी हो जाएंगे। और समुद्र के तट पर कितने शहर बसे हुए हैं ये तो आप जानते ही हैं। वैसे ही भारत का मुंबई, अमेरिका का न्यूयॉर्क, जकार्ता, बैंकॉक और ढाका जैसे शहर शामिल हैं, जो सबसे पहले इसका शिकार बनेंगे। अगर एंटार्कटिका की आइस शीट की बात की जाए तो ये भी काफी गहरी है, क्योंकि एंटार्कटिका में सदियों से बर्फ पड़ रही है, जिसने इस शीट को बीच से मोटा कर दिया है। बीच से मोटा होने की वजह से इसके किनारे बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये ग्लेशियर लगातार एंटार्कटिक ओशन की तरफ बढ़ रहा है। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ तबाह होता जा रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग पानी और हवा दोनों को ही गर्म कर रही है, जिसकी वजह से इस शीट के दोनों तरफ के ग्लेशियर लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनके पिघलने की गति अलग अलग है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट एंटार्कटिका में जमीन का लेवल ओशन से ऊपर है, इसी वजह से यहाँ पानी ग्लेशियर तक नहीं पहुंच पाता और यहाँ पर बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए वेस्ट एंटार्कटिका की, तो इसकी लोकेशन अलग है। एक्चुअल में इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र की सतह से नीचे है, जिसकी वजह से पानी इसके नीचे जाकर इसे कमजोर करके तेजी से पिघला रहा है। यही वजह है कि वेस्ट एंटार्कटिका को क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का सबसे कमजोर बर्फ का हिस्सा माना जाता है। अगर बात की जाए डूम्सडे ग्लेशियर की, तो फिलहाल ये पानी के ऊपर लटक रहा है और समुद्र का पानी लगातार इसके नीचे जा रहा है। समुद्र के पानी ने इसे अंदर से खोखला कर दिया है। हर गुजरते साल यह खोखला होता जा रहा है। इसके टुकड़े टूटकर ओशन में मिक्स हो जाते हैं
जिससे ओशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और यह बढ़ा हुआ लेवल अंदर जाकर इसे और भी खोखला कर रहा है। 1992 से लेकर अभी तक ओशन का पानी इसे 14 किलोमीटर अंदर तक खोखला कर चुका है और अगर इसी स्पीड से यह प्रोसेस चलता रहा तो जल्दी यह पूरा ग्लेशियर टूटकर एंटार्कटिक ओशन में मिल जाएगा और यह कितनी तबाही लाएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर इस ग्लेशियर की बात की जाए तो यह पिछले 30 साल में पहले ही समुद्र का लेवल 4% बढ़ा चुका है। अगर यह पूरा पिघल गया तो सभी समुद्रों का लेवल काफी हद तक बढ़ा देगा क्योंकि समुद्र की कोई बाउंड्री नहीं होती। इसका असर केवल एंटार्कटिक ओशन पर नहीं बल्कि दुनिया के सभी समुद्रों पर पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि डूम्सडे ग्लेशियर में पहले ही एक बहुत बड़ा क्रैक हो चुका है जिससे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। मगर सवाल यह नहीं है कि यह ग्लेशियर टूटेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि यह कब टूटेगा क्योंकि यह बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। चलो अब बात करते हैं वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट की। अगर डूम्सडे ग्लेशियर टूट गया तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इसके होने से एंटार्क्टिक आइस शीट में भी मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो ओशन के लेवल को 1 से लेकर 3 मीटर तक बढ़ा देगा। ऐसा होने पर ओशन के किनारे बसे शहरों को खाली करना पड़ेगा। इनफैक्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के सर्वे के अनुसार जो शहर इसकी गिरफ्त में आने वाले हैं वहां फिलहाल 10 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इतने सारे लोग आखिर जाएंगे कहां? मगर चाहे जो भी हो उन्हें जाना तो पड़ेगा। ये बात भी पूरी तरह सच है कि जब वे नए इलाकों में जाएंगे तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। साथ ही पूरी दुनिया के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जाएगा क्योंकि इसमें खतरनाक सुनामी, हरिकेन और फ्लड्स बहुत ही सामान्य हो जाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं अगले थ्रेट की तरफ जिसका नाम है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो। वैसे अगर येलोस्टोन सुपर वोल्केनो की बात की जाए तो यह अमेरिका के व्योमिंग स्टेट में येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर है। यह एक एक्टिव वोल्केनिक सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक सुपर वोल्केनो में से एक है। येलोस्टोन की बात की जाए तो दिखने में यह एक छोटा सा पहाड़ लगता है, मगर इसे आप छोटा सा पहाड़ समझने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि यह केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि एक बम है जो कभी भी फट सकता है। दरअसल यह एक सुपर वोल्केनो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्मा भरा हुआ है। अगर यह वोल्केनो फट गया तो इससे भयंकर तबाही मचेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आए दिन कोई ना कोई वोल्केनो तो फटता ही रहता है, लगभग हर देश में वोल्केनो देखने को मिलते हैं। तो फिर अमेरिका के इस वोल्केनो के फटने में ऐसी क्या खास बात है? यह वोल्केनो दुनिया के बाकी वोल्केनो की तरह नहीं है क्योंकि अगर यह फट जाए तो इसका असर केवल अमेरिका तक ही देखने को नहीं मिलेगा बल्कि पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में येलोस्टोन एक बहुत बड़े कॉल्डेरा के अंदर है जो लगभग 80 किलोमीटर लंबा और 65 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब यह है कि यह एक बड़े से पठार की तरह है जो पुरानी वोल्केनिक इरप्शन के बाद बना था, तभी तो इसे इतना खतरनाक माना जा रहा है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि यह सुपर वोल्केनो हर 6 से 7 लाख साल में एक बार फटता है। दरअसल येलोस्टोन ज्वालामुखी का आखिरी बड़ा विस्फोट करीब 6,40,000 साल पहले हुआ था। हालांकि पिछले 2.1 मिलियन साल में येलोस्टोन में कई छोटे और बड़े विस्फोट हो चुके हैं। इससे पहले 13 लाख साल पहले बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए एक्सपर्ट्स इतने डरे हुए हैं। मगर अब सवाल यह है कि आखिर ये ज्वालामुखी फटेगा कब? ये वोल्केनो जब भी फटेगा उससे इतनी भयानक तबाही मचेगी कि आप अपने बुरी से बुरी सपने में भी नहीं सो सकते। हालांकि यह फटेगा कब इसकी कोई स्पेसिफिक डेट अभी हमारे पास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन चाहे जो भी हो, हर साल हम इस विस्फोट के करीब जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया येलोस्टोन ज्वालामुखी में आखिरी बड़ा विस्फोट 6,40,000 साल पहले हुआ था। इसमें विस्फोटों के बीच एवरेज इंटरवल करीब 7,25,000 साल रहा है। हालांकि इसमें हर कुछ साल बाद विस्फोट होते हैं, मगर ये भयानक नहीं होते बल्कि हाइड्रोथर्मल विस्फोट या लावा प्रवाह होते हैं। हाइड्रोथर्मल विस्फोट की बात करें तो ये छोटे होते हैं, मगर इसके बावजूद येलोस्टोन नेशनल पार्क में इन विस्फोटों से कुछ मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है। तो सोचो, जब छोटे विस्फोट इतने खतरनाक हैं, तो जब बड़ा विस्फोट होगा तो क्या होगा? वैसे यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक येलोस्टोन के फिर से फटने की संभावना हर साल करीब 0.00014% है। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो अपने हजारों किलोमीटर के रेडियस में किसी भी शहर को एक झटके में तबाह करने की ताकत रखता है। और केवल इतना ही नहीं, धमाके की वजह से हवा में वोल्केनिक ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें फैल जाएंगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल जाएगा।
आसमान में बादल बन जाएंगे और यह बादल इतने ज्यादा घने होंगे कि अगले कई साल तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच सकेगी, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर गिर जाएगा या एक ऐसा फिनोमिना बन जाएगा जो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। इस फिनोमिना को कहा जाता है वॉल्केनिक विंटर, यानी कि जब सूरज ही नहीं निकलेगा तब दुनिया में सर्दी ही रहेगी। तो हुआ ना ये वॉल्केनिक विंटर। इस फिनोमिना की वजह से फसलें उगनी बंद हो जाएंगी और दुनिया भर में खाने पीने की कमी हो जाएगी, और जो लोग बच भी गए तो उन्हें बीमारियां घेर लेंगी। एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड होगी, जिससे बारिश पानी की नहीं बल्कि तेजाब की होगी। तो अब आप सोच ही सकते हो कि यह मंजर कितना भयानक होगा। यहाँ जिंदा रहने वाले लोग भी मरने की दुआ मांगेंगे, क्योंकि जब खाना नहीं होगा और तेजाब की बारिश होगी तो भला इंसान बचेगा कैसे। कुछ रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि अगर येलोस्टोन आज ही फट जाए तो दुनिया की कम से कम 70% पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो जाएगी। अब बढ़ते हैं धरती पर अगले थ्रेट की तरफ, जिसका नाम है कॉम्ब्रे विएगा वॉल्केनो। अगर इस वॉल्केनो की बात की जाए तो यह अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से 700 मील दूर स्पेन के एक आइलैंड पर है, जिसका नाम है कनेरी। कनेरी आइलैंड में ही ला पाल्मा नाम का एक छोटा आइलैंड है, जो 40 लाख साल पहले कॉम्ब्रे विएगा वॉल्केनो की वजह से अस्तित्व में आया था। मगर समस्या ये है कि यह वॉल्केनो आज भी एक्टिव है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पिछले 60 साल के दौरान यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन ने इस आइलैंड में एक फॉल्ट लाइन बना दी थी। यह क्रैक इतना बड़ा है कि इसे आप गूगल अर्थ पर भी देख सकते हैं। इस दरार की बात की जाए तो यह समुद्र से 6000 फीट ऊपर है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा निकलने से नुकसान होगा, वो तो अलग बात है, मगर आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा तक समुद्र में खिसक सकता है। वैसे अगर इस फॉल्ट लाइन की बात की जाए तो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट्स ने इस पर स्टडी की है। स्टडी के बाद जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि अगर यह फॉल्ट लाइन पूरी तरह क्रैक कर जाए तो लगभग 500 अरब टन वजन का पत्थर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्लाइड करते हुए समुद्र में गिर सकता है। अब यह नजारा कितना भयानक होगा आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इसके गिरने की वजह से लगभग 1 किलोमीटर तक समुद्र का पानी उछल कर गिरेगा, जिससे सुनामी का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो दुनिया के कोने कोने तक अपना असर दिखाएगा। तभी तो एक्सपर्ट्स ने इसे मेगा सुनामी का नाम दिया है। यकीन मानिए यह लहरें समुद्र की हर डायरेक्शन में 4000 मील तक ट्रेवल करेंगी, जिसमें यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका बुरी तरह प्रभावित होंगे। यही नहीं, 100 फीट से भी ज्यादा बड़ी लहरें समुद्र को तो छोड़िए, कोस्टल सिटीज में भी अंदर तक पहुंच जाएंगी। ला पाल्मा का वॉल्केनो एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है, और इसका असर सिर्फ कनेरी आइलैंड तक ही नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में आ जाएगी। माना जाता है कि इससे वेस्ट साइड ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि इस स्लाइड का झुकाव वेस्ट की तरफ है। इससे अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, जहां मियामी और ऑरलैंडो हैं, वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अगर टाइम रहते शहरों को खाली नहीं किया गया तो मेगा सुनामी लाखों जान ले सकती है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि इंसान कब तक अपनी जान बचाए रख सकता है। अब आते हैं अगले थ्रेट की तरफ, जो है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट की बात की जाए तो यह जमीन का वह हिस्सा होता है जिसका टेम्परेचर साल के 12 महीने 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। परमाफ्रॉस्ट वैसे तो ज्यादातर पोलर रीजन्स में ही पाया जाता है, जिसमें आधा कनाडा, 2/3 साइबेरिया और तिब्बती पठार शामिल हैं। इनमें ज्यादातर परमाफ्रॉस्ट पिछले लाखों साल से इसी कंडीशन में है, मगर अब सब कुछ बदल रहा है। वैसे अगर परमाफ्रॉस्ट को देखें तो ये कई लेयर में डिवाइडेड होती हैं। इसकी लेयर के ऊपर एक एक्टिव लेयर होती है जो सर्दियों में जम जाती है मगर गर्मियों में वापस पिघल जाती है, और इसी लेयर के नीचे होती है परमाफ्रॉस्ट की लेयर जो पूरे साल 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहती है, जिसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट एक डीप फ्रीजर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से करोड़ साल से पेड़ पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस परमाफ्रॉस्ट में फ्रीज होकर रिजर्व रहते हैं, क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कभी शुरू ही नहीं होता। तभी तो एंटार्क्टिका में आए दिन अलग अलग जीवों के अवशेष मिलते रहते हैं। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल परमाफ्रॉस्ट की एक्टिव लेयर ज्यादा गहरी होती जा रही है, और हजारों साल पुराने जानवर जैसे अपनी मौत के वक्त थे उसी हालत में यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इनफैक्ट जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर गलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बैक्टीरिया खाने लगते हैं और मीथेन गैस रिलीज होती है। एक्चुअल में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज दुनिया में जितना पॉल्यूशन है, परमाफ्रॉस्ट में उससे 4 गुना ज्यादा कार्बन फंसा हुआ है। मगर जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा यह कार्बन भी बाहर आएगी। यह धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, और इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जब एनवायरमेंट में फैल जाएगी तो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आर्कटिक ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे। और ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। ग्लेशियर के पिघलने से दुनिया में ताजे पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी।
समुद्र का लेवल 5 मीटर तक बढ़ जाएगा और ऐसी ऐसी पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिलेंगी कि इंसानों के लिए इक्वेटर के करीब रहना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना फ्यूचर में आने वाली तबाही है, मगर इस तबाही का आगाज तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में परमाफ्रॉस्ट की एक्टिव लेयर मोटी होती जा रही है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल साइबेरिया में देखने को मिलेगा। साइबेरिया में बाटा गायका नाम का क्रेटर परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और जमीन के अंदर धंसने की वजह से बना था। यह पहले तो छोटा था, मगर अब लगातार बड़ा होता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि परमाफ्रॉस्ट लगातार पिघलता जा रहा है। अगर परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की प्रक्रिया यूं ही चलती रही तो अगले 50 से 70 सालों में दुनिया का 50 से 70% तक परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर फॉसिल फ्यूल्स को आज ही पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो भी परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से रोकना नामुमकिन है। तो देखा आपने इंसान किस कदर खतरे के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इंसान कभी भी इनका शिकार बन सकता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।